चलो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने जो है प्लांट में ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा हुआ था कि प्लांट में जो है दो प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं जिसके जरिए कि ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है, यानी कि मिनरल्स एंड डिजॉल्व मिनरल्स एंड वाटर का एक अलग आपका जो है सिस्टम बना हुआ है, जाइलम के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम। दूसरा जो है आपका जो वाटर और डिजॉल्व मिनरल के अलावा जो भी चीजें होती है ना, उन सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट के अंदर में एक अलग सिस्टम है जो कि फ्लोएम के जरिए होता है। तो ये हम दोनों टॉपिक्स जो है कवर कर चुके हैं, यानी कि प्लांट के अंदर में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि मानव में ट्रांसपोर्टेशन होता है या नहीं होता है तो कैसे होता है, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो देखो, एक सेकेंड वेट करो, क्या दिक्कत है। ओके, तो हाँ, मैं यही बोल रहा था कि देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्लांट की तरह ये जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है वो आपका ह्यूमन बीइंग के अंदर में भी होता है। अब इसी को हम लोग जो है डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता लग गया। मैंने पहला क्वेश्चन बोला था कि हम लोग देखेंगे आज के क्लास में कि ह्यूमन बीइंग के अंदर में भी क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है या नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यस, होता है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग भी। अब हम लोग उसको डिटेल्स में देखेंगे कि कैसे होता है। देखो, बात करें अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर में तो बहुत सारे जो चीजें होती है ना, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसके अलावा जो है हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, और भी बहुत सारे जो आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इसेंशियल सब्सटेंसेस हो गए। एक सेकेंड, आप लोगों के पास में नॉइज जा रहा है, उसको मैं आप सभी को म्यूट कर देता हूँ इस वजह से। तो चलो चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो मैंने अभी आप सभी को बताया कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हम लोग अगर बात करें तो बहुत सारे इसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर हार्मोन हो गया। इसके अलावा जो है आपके बहुत सारे टॉक्सिक एंड न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो जाएंगे, टॉक्सिक एंड नाइट्रोजन सब्सटेंसेस, जो कि हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस के वजह से क्रिएट होता है। और इसके अलावा जो है बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर में बाहर से लिए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो उन सभी को हमें ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता होता है। उन सभी को हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम के जरिए, जो कि हमारे बॉडी के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये ट्रांसपोर्ट करता है। अब ध्यान दो कि जनरली, एक सेकेंड, जनरली ये जो मटेरियल्स होते हैं ना, शायद आप लोगों के पास में नेटवर्क सही से नहीं होने की वजह से, ओके, तो जनरली देखें तो ये जो मटेरियल्स होते हैं ये सभी के सभी जो हैं आपके टिश्यूज से दो ठो स्पेशलाइज्ड सिस्टम के जरिए, जिनका नाम है आपका जो है ब्लड वस्कुलर सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा आपका जो है लिम्फेटिक सिस्टम, इनके जरिए ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, यानी कि इन सभी मटेरियल को जहां पर ये या तो सिंथेसाइज होते हैं या फिर एब्जॉर्ब होते हैं, वहां से इनको निकाल करके और फिर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टिश्यूज तक। किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो दो प्रकार के सिस्टम को हम लोग ध्यान रखेंगे। एक है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, या फिर कह सकते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर में जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है, इसको पढ़ने के लिए हम लोग इस चैप्टर के अंदर में मेनली दो ही टॉपिक कवर करने वाले हैं, और वो है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर वैस्कुलर सिस्टम है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड देखो, बात करें इसका, थोड़ा सा माउस में मेरा दिक्कत आ रहा है। चलो तो चलो, अभी भी तो दिक्कत ही है। ओके, एक मिनट आप लोग वेट करो बस। क्या हो गया इसको?
अभी हम लोग जानेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में या फिर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करता हूँ। वैसे एक सेकेंड, चलो। तो अगर बात करें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को, तो मैंने पहले ही रिपीट किया हुआ था कि इसको जो हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। देखो, अगर बात करें कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, तो उसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो देखो, इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है यहाँ पे कि अ वेस्कुलर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ट्यूब्स which are filled with fluid that is to be transported from one place to another। इसका अर्थ ये हुआ कि वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो एक सिस्टम होता है जो कि ट्यूब से मिलकर बना होता है, यानी कि ट्यूब्स का एक सिस्टम होता है जिसके अंदर में वेस्कुलर चीजें यानी कि फ्लूइड भरे होते हैं, और उन्हीं सभी फ्लूइड्स को जो है हमें एक पार्ट से यानी कि अपने बॉडी के एक पार्ट से अपने बॉडी के दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो अब देखो, एक ऐसा वेस्कुलर सिस्टम जिसमें कि फ्लूइड हो, ब्लड, उसको हम बोलेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। वेस्कुलर सिस्टम एक सिस्टम होता है जो कि ट्यूब से मिलकर बना होता है, और उन सभी ट्यूब्स में फ्लूइड हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब अगर एक ऐसे वास्कुलर सिस्टम में जिसमें कि ट्यूब्स के अंदर में जो फ्लूइड होता है वो ब्लड होता है और ब्लड ही ट्रांसपोर्ट होता है, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या फिर बोलते हैं हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। देखो, अगर बात करेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में, तो ये जो है आपका तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक है आपका हार्ट, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। और दूसरा है ब्लड, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो, दो ठो यहाँ पे नाम दिया हुआ है। और तीसरा है आपका जो है ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो तीसरा आप लोग ध्यान रखोगे जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ब्लड वेसल्स। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ बी, बी यानी कि ब्लड वेसल्स। तो ये तीन चीजें आप लोग ध्यान रखो कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर में तीन चीजें आती हैं। हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आते हैं, और तीसरा ब्लड आता है। अब एक एक करके जानेंगे कि इन तीनों का फंक्शन क्या होता है और इन तीनों का स्ट्रक्चर क्या होता है और ये तीनों एक्चुअली हैं क्या। तो जैसा कि इस पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हो, इसमें जो है एक आपका जो है ब्लड वेसल्स का डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, और इस ब्लड वेसल्स के अंदर में आप लोग देख सकते हो कि कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअली वो जो है आपका ब्लड का ही पार्ट है, यानी कि ब्लड कॉर्पसल्स हैं। ये जो है आपके आरबीसी हो गया, ठीक है, जो कि डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीच में जो है आपका ढसा हुआ रहता है, बाई कॉनकेव भी इसका जो है शेप होता है। ये सब ध्यान रखना, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा हुआ है कि यहाँ पर एक ब्लड वेसल्स दिखाई दे रहा है जिसके अंदर में कि ब्लड सेल्स हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर कुछ लिक्विड्स वगैरह है, तो ये जो लिक्विड है इनको हम बोलेंगे ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स को शो कर रहा है एक ब्लड वेसल्स के अंदर में, जिसमें कि आपका प्लाज्मा भी मौजूद है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब आगे देखो, एक सेकेंड आगे देखो, अब बात करेंगे हम अगर ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या होता है, तो हम लोग ब्लड को यही बोलेंगे कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज व्हिच सर्कुलेट इन आवर बॉडी एंड इट्स कलर इज रेड। तो ये इसका कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखना है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज ब्लड, तो आप लोग आंसर करोगे कि ब्लड इज अ रेड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज व्हिच सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा। चलो, अब आगे बात करते हैं कि इसका काम क्या होता है, या फिर उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, हालांकि ये सब तुम जानते हो कि ब्लड का जो कलर होता है वो रेड इसलिए होता है क्योंकि ब्लड में जो है एक पिगमेंट पाया जाता है जो कि रेड कलर का पिगमेंट होता है, और उसका नाम है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये सब तो वैसे आप लोग जानते थे। अब देखो, बात करते हैं कि ये जो हमारा ब्लड है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो इसमें दो प्रकार की चीजें होती हैं, यानी कि दो ठो मेन कंपोनेंट होता है ब्लड का। एक होता है प्लाज्मा यानी कि ब्लड प्लाज्मा, और दूसरा होता है आपका ब्लड कॉर्पसल्स या फिर बोल सकते हैं ब्लड सेल्स। तो ये दो पार्ट्स होते हैं, इन सभी को ध्यान में रखना है आप सभी को। अब बात करेंगे हम लोग कि ब्लड प्लाज्मा क्या होता है। देखो, ब्लड प्लाज्मा जो है वो एक स्ट्रॉ कलर का स्लाइटली एल्कलाइन या फिर कह सकते हैं कि बेसिक एक फ्लूइड होता है,
जो जिसको कि हम लोग फ्लूइड मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ये जो है आपका सॉरी ये जो है ब्लड का मैट्रिक्स वाला पार्ट बनाता है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं फ्लूइड मैट्रिक्स। और ये जो है एल्कलाइन होता है, इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो आपका जो है 7.4 होता है, इसलिए ये क्या हो गया 7 से अधिक है तो एल्कलाइन हो गई, तो आप लोग समझ ही रहे हो। और इसका कलर जो है वो आपका स्ट्रॉ कलर होता है। ध्यान दो आगे कि ये जो है आपका ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट होता है, जो कि ब्लड का 55% आपका जो है वॉल्यूम बनाता है, यानी कि 55% जो है आपका होता है ब्लड का प्लाज्मा। देखो ये हो गया आपका जो है ब्लड, ब्लड हो गया आपका जो है 100%, ठीक है, ध्यान से समझना। तो इसका जो है 55% होता है आपका प्लाज्मा, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 55%। अब जो है बाकी बच गया 45%। तो 45% क्या होता है, तो 45% आपका जो है होता है ब्लड सेल्स या फिर ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। अब ध्यान ये देना है तुमको कि ये जो आपका 55% था, ये भी आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। अब दो भाग ये कौन कौन से हैं, तो देखो ये जो है आपका दो भाग है। एक है 92% जिसमें कि आपका वाटर होता है, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको जो है देखने को मिल जाएंगे 90%, और कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा 92%। वो आपका जो है ब्लड में वैरी करेगा कि आपने जो है और डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स कुछ कितना ज्यादा मात्रा में लिया, आपके बॉडी के अंदर में कितना ज्यादा पदार्थ जो है ब्लड के थ्रू सर्कुलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो कि 92% 90 से लेकर के 92% आपका जो है प्लाज्मा के अंदर में पानी होता है, वाटर होता है, जबकि 8% से 10% आपका जो है अदर सबस्टांसेस होते हैं, जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि ये जो सॉल्यूट है, आप लोग तो ये 9th में पढ़े हो ना कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है। तो यहाँ पर जो है वाटर जो कि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ब्लड के अंदर भी वही सॉल्वेंट है, और अदर जो पदार्थ जो कि उसमें डिजोल्व फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट होते हैं, सर्कुलेट होते हैं, उसमें आपका आ जाएगा प्लाज्मा प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे जैसे कि ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड्स हो गया, फैटी एसिड्स हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ये सब चीजें। हार्मोन्स हो जाएंगे, एंजाइम्स हो जाएंगे, कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स यानी कि जो हम लोग मिनरल को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, तो वो सभी, या फिर गैसियस सबस्टांसेस और वेस्ट सबस्टांसेस, जैसे कि हमने अभी बात की थी नाइट्रोजन सबस्टांसेस, यूरिया और यूरिक एसिड वगैरह। तो ये सभी चीजें होती हैं मात्र कितना, तो ये सभी के सभी जो है मात्र 8% ही होते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि मैंने जो प्लाज्मा प्रोटीन का बताया, या फिर जो है आप लोगों को न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, एंजाइम, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, गैसेज, वेस्ट प्रोडक्ट्स बताइए, ये सभी के सभी कितने होते हैं, तो ये सभी के सभी जो है मिल करके होते हैं मात्र 8%, जबकि अकेला वाटर होता है आपका 92%। ध्यान रखो कि अगर जो है वाटर का कंसंट्रेशन इससे घटता है तो फिर इसकी वजह से डिजीज होगा, ठीक है, तरह तरह के डिजीज होंगे। तो ये कंसंट्रेशन होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया कि ब्लड का कितना पार्ट आपका प्लाज्मा होता है और ब्लड का कितना पार्ट कॉर्पसल्स होता है। अब ध्यान ये देना है, ये जो आपका ब्लड कॉर्पसल्स है, ये फर्दर जो है 3 टाइप का होता है। ये जो है आपका यहाँ पर देख सकते हो लिखा गया है कि ये 3 टाइप का होता है। और ये 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं, चलो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ये 3 टाइप के जो होते हैं। पहला होता है आपका आरबीसी। अब आरबीसी क्या होता है, तो देखो आरबीसी जो होता है ना, ये आपका रेड कलर का कॉर्पसल्स होता है, क्योंकि इसके अंदर में आपका जो है ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल। चूंकि ये जो है आपका फ्लोटिंग करता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, एक ऐसा सेल है ये, इस वजह से इसको हम बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि उसके अंदर जो है लैक होता है बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल का, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गया, तो इस वजह से भी इसको हम लोग कॉर्पसल्स का नाम देते हैं, ठीक है। सो अगर बात करें हम लोग मेनली, तो मेनली हम लोग इसलिए इसको कॉर्पसल्स बोलेंगे क्योंकि ये जो आपका मूव कर रहा है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में, इसी वजह से रेड ब्लड सेल को भी हम लोग कॉर्पसल्स बोलेंगे। साथ ही साथ ध्यान दो, रेड ब्लड सेल का अगर फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपका जो है रेड ब्लड कॉर्पसल्स या फिर रेड ब्लड सेल, और इसका साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट। और ध्यान ये भी दो कि एरिथ्रो का मतलब होता है आपका रेड, और साइट का मतलब होता है दूसरा सेल। उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ गया। अब आगे ध्यान दो, एक सेकेंड।
चलो अब आगे जो हमें ध्यान देना है डब्ल्यूबीसी का। एक सेकेंड रुक जाओ। चलो तो अब ध्यान दो, डब्ल्यूबीसी के बारे में बता रहा था कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है। तो ध्यान दो कि डब्ल्यूबीसी जो है वो एक अगेन जो है ब्लड का सेल होता है जिसका कलर आपका व्हाइट होता है। इसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और कह सकते हैं हम लोग व्हाइट ब्लड सेल। अब इस व्हाइट ब्लड सेल को हमने व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स क्यों बोला, क्योंकि ये जो है आपके हमारे बॉडी के अंदर में सर्कुलेट करते हैं। इसमें तो ऑर्गेनल पाया जाता है, इसमें जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियस वगैरह सब चीजें पाई जाती हैं। बट ये मूव कर रहा होता है ना एक जगह से दूसरी जगह तक, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं ब्लड कॉर्पसल्स। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। एक तीसरा आपका जो सेल होता है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। इसका जो आपका साइंटिफिक नेम, एक सेकेंड, डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट था, मैंने भूल गया था तो नहीं बताया। बट ध्यान रखो कि पहला का एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, और तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स का होता है थ्रोम्बोसाइट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसका होता है आपका थ्रोम्बोसाइट। अब ध्यान ये दो कि थ्रोम्बोसाइट का अर्थ क्या होता है, ठीक है। उसके पहले ल्यूकोसाइट का भी अर्थ मैं बता दूं। तो देखो ल्यूको का अर्थ होता है, ल्यूको मतलब हो गया व्हाइट। यहाँ पर जो ल्यूको वर्ड है ना इसका अर्थ हो गया आपका जो है व्हाइट। जबकि बात करेंगे साइट का, तो मैंने पहले ही बताया था कि साइट का मतलब होता है आपका सेल, यानी कि ये व्हाइट एक सेल है। अब ध्यान दो कि ब्लड प्लेटलेट्स का मैंने नाम बताया है थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट का अर्थ क्या होगा ये भी बात कर लेते हैं। तो देखो थ्रोम्बो जो वर्ड है ना इसका अर्थ जो है आपका होता है रिलेटेड टू क्लॉटिंग, ठीक है। तो ये जो है आपका थक्का बनाने वाला एक सेल हो गया। थ्रोम्बो का मतलब हो गया क्लॉटिंग, और साइट का मतलब सेल, यानी कि क्लॉटिंग करने वाला सेल को हम बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा, चूंकि टाइम ओवर हो चुका है, दूसरे क्लास को पढ़ाना है। और आगे जो है हम लोग एक एक करके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में डीप स्टडी करेंगे, उनके टाइप्स वगैरह के बारे में जानेंगे। और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। सो थैंक यू। आज का जो भी क्वेश्चन वगैरह होगा तो वो सभी आप लोग जो है कल पूछ लेना, चूंकि टाइम ओवर हो चुका है।